हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भुवनेश में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पिछले क्लास में चर्चा किया गजनी साम्राज्य का जो शासक था गजनवी, किस तरह भारत के क्षेत्र में आक्रमण कर बहुत सारे धन संपदा लूट करके गजनी लेकर गया। क्योंकि हमने जाना था कि गजनी अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाया था भारत। यहीं से क्या करता था, लूट करके बहुत सारे धन संपदा लूट करके अपने क्षेत्र में क्या करता था, उसको डेवलप करता था। लेकिन जैसे ही गजनी का मृत्यु हुआ, उस साम्राज्य में कोई ऐसा शासक नहीं बचा जो गजनी को और आगे तक ले जा सके, जिसके कारण गजनी साम्राज्य छोटे छोटे प्रदेशों में टूटना शुरू हो गया। तो उसी गजनी साम्राज्य में एक नया प्रदेश का उदय हुआ जिसका नाम जाना जाता है गौड़ प्रदेश। उस गौड़ प्रदेश में एक नया वंश का उदय हो रहा था जो इसका नाम था संसवानी वंश। आज हम लोग क्या करेंगे, इसी संसवानी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। संसवानी वंश, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा मैप में थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले भारत के हम लोग मैप देखते हैं। भारत की स्थिति उस टाइम क्या थी जब ये वंश की उत्पत्ति हो रही थी उस टाइम। राइट, तो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में गौड़ प्रदेश, इस क्षेत्र में क्या हो रहा था, गजनी की मृत्यु, गजनवी की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु कब हुआ था, 1030 ईस्वी में। इसका साम्राज्य क्या था, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त। अब इसी छोटे छोटे टुकड़े में तो एक प्रदेश आता है गौड़ प्रदेश, जिसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस गौड़ प्रदेश में एक नया वंश का क्या हो रहा था, उदय हो रहा था। उसी वंश के बारे में बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले भारत की स्थिति हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं क्या था उस टाइम में भारत का क्या स्थिति थी। तो इधर मुल्तान वाला क्षेत्र था, मुल्तान इसलिए लेके क्योंकि इसके बारे में भी जानना है हमको। राजस्थान के क्षेत्र में अजमेर, चालुक्य वंश गुजरात में था, चालुक्य वंश चल रहा था उस टाइम। इसका शासक थे भीमराव द्वितीय। इसकी माँ थी नयिका देवी। ठीक है, दिल्ली के क्षेत्र में दिल्ली क्षेत्र था, इस क्षेत्र में कनौज वाले क्षेत्र में यहाँ गढ़वाल वंश के शासक थे, गढ़वाल वंश के शासक जयचंद। ठीक है, उस टाइम ये शासक चल रहा था, यहाँ पे शासन भारत के क्षेत्र में ये स्थिति थी उस टाइम। राइट, तो सबसे पहले हम लोग संसवानी वंश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संसवानी वंश का जो संस्थापक थे उनका नाम कुतुबुद्दीन हसन। संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन हसन थे। इसमें एक महत्वपूर्ण शासक आते हैं, महत्वपूर्ण शासक बनता है जिसका नाम था शाहबुद्दीन।
मोहम्मद गौरी। आज हम लोग बेसिकली मोहम्मद गौरी के ही बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो इसमें जो संस्थापक थे, संसवानी वंश का जो संस्थापक थे वो हमारे थे कुतुबुद्दीन हसन, और महत्वपूर्ण शासक कौन बने? मोहम्मद गौरी, राइट। तो गौरी, मोहम्मद गौरी, हम लोग थोड़ा गजनी के बारे में जान लेते हैं, कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गजनवी, गजनी का जो उद्देश्य था भारत के क्षेत्र में, उद्देश्य था इसका भारत के क्षेत्र को लेकर, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हम लोग मुख्य उद्देश्य के बारे में चर्चा किया, भारत से धन संपदा लूटना, राइट, और इस्लाम धर्म का प्रसार करना, ये गजनवी का मुख्य उद्देश्य था, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसका गजनी का जो उद्देश्य था, इसका कोई भी उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था, राइट। ये गजनवी का मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि अपने भारत के क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार करे। उसका मुख्य उद्देश्य गजनी का था भारत से धन संपदा लूट करके अपने क्षेत्र को डेवलप करना और इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना, राइट। मिटाने वाला कहाँ गया? हाथी से काम चलाना होगा। तो ये था, लेकिन जो गौरी आते हैं, गौरी, मोहम्मद गौरी, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के क्षेत्र में अपने अपनी सत्ता या फिर साम्राज्य का स्थापना करना। देखिए इन दोनों में कितना अंतर है। गौरी चाहता है कि भारत के क्षेत्र में हम क्या करें, अपना साम्राज्य, एक नया वंश को क्या करें, खड़ा करें, अपना सत्ता, अपना सारा क्या करें, उसमें स्थापित करें। लेकिन गजनवी का मुख्य उद्देश्य था भारत के क्षेत्र में धन संपदा लूट करके गजनी ले जाना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इसी के क्रम में आज हम लोग गौरी के बारे में गहन तरीके से अध्ययन करेंगे, राइट। तो रेस कर देते हैं यहाँ तक। तो अब गौरी क्या करेगा, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भारत पर आक्रमण करेगा। तो चलो जानते हैं किस क्षेत्र में सबसे पहले आक्रमण किया था गौरी। इरेज ही कर देते हैं, ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन मैप रहना जरूरी है। गौरी के बारे में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो थे वही गौर प्रदेश, इस क्षेत्र में क्या था, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में गौर प्रदेश का विस्तार हो रहा था। यहीं पे क्या हो रहा था, वंश एक हो रहा था। संसवानी वंश का उदय हो रहा था, राइट। अब गौरी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपने सत्ता को स्थापित करने के लिए भारत के क्षेत्र की ओर आता है, और भारत के क्षेत्र में आते ही क्या करता है, मुल्तान वाले क्षेत्र में पहला आक्रमण करता है, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि गौरी जो थे वो भारत के क्षेत्र में सबसे पहले किस क्षेत्र पे आक्रमण किया था। तो हम लोग जानते हैं कहाँ पे, मुल्तान वाले क्षेत्र में। गौरी का भारत पर
प्रथम आक्रमण तब क्या था, 1175 में। कहाँ पे? मुल्तान वाले क्षेत्र पर। मुल्तान में, ठीक है। पहला आक्रमण मुल्तान। जैसे ही गौरी इस क्षेत्र की ओर अपना सत्ता स्थापित करता है, अब वो चाहता है कि अब क्या करे, अब हमको, उसका मुख्य उद्देश्य था कि ये केंद्र पे आक्रमण करे, खनौजा वाले क्षेत्र पे, इस क्षेत्र पे क्या करे, आक्रमण करके अपना सत्ता को स्थापित कर दे। तो गौरी इस क्षेत्र से होता हुआ अजमेर से होता हुआ सबसे पहले कहाँ आक्रमण कर देता है? भीमराव टू जो थे, गुजरात के चालुक्य वंश के जो शासक थे भीमराव टू, उन पर आक्रमण कर देते हैं। तो इसके जस्ट 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में गौरी है कहाँ पे आक्रमण करता है? आक्रमण करता है गुजरात पर। उस समय गुजरात के शासक थे भीमराव द्वितीय, और इसकी रक्षा कौन करते थे? इनकी माँ थी नैका देवी। एक ये योद्धा के माना जाता है कि नैका देवी थी, एक बहुत ही वीर महिला थी, ठीक है। जो क्या किया था, जब गौरी 1178 ईस्वी में गुजरात के क्षेत्र पर गुजरात के क्षेत्र में भीमराव टू पर आक्रमण करता है, तो जो गौरी का क्या हो जाता है, इस क्षेत्र में हार हो जाती है। ये गौरी का पहला ऐसा आक्रमण था जिसमें गौरी हार जाता है, और किस क्षेत्र में? गुजरात वाले। और ये गुजरात से क्षेत्र छोड़कर वापस कहाँ चला जाता है? फिर अपना गौर प्रदेश में चला जाता है, मुल्तान वाले क्षेत्र में। तो इसमें क्या होता है, इस आक्रमण में क्या हो जाता है, गौरी का हार हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिल गया होगा पूछने का तरीका। देखो, गौरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, गौरी किस शासक से क्या किया था, वो युद्ध में प्रथम बार हारा था। तो गौरी पहला भारत के क्षेत्र में किस शासक से हारा था? तो भीमराव द्वितीय, ठीक है। अब गौरी इसका जो हार हुआ, तो इसका बदला लेने के लिए क्या करेगा? फिर से वो क्या, अब उसका तो क्या है, हार हो जाने पर आदमी को, सभी को पता है कि हार जाने के बाद उसके मन में क्या चलता है, वो हारने के बाद वो तो बदला लेने के लिए तो चाहेगा ही। तो गौरी अब क्या करेगा, फिर आक्रमण करेगा। अब इस क्षेत्र में ना, इधर इस वाले क्षेत्र में आक्रमण करेगा 1178 में। 1179 ईस्वी में, 1179 ईस्वी में पेशावर के क्षेत्र पर आक्रमण कर देता है। अब यहाँ से गौरी का जितना भी आक्रमण होगा, सारे में गौरी का ही जीत होगा, ठीक है। इस आक्रमण में क्या हो जाता है, गौरी का क्या हो जाता है, जीत हो जाता है, ठीक है। अब इस जीत को क्या करना चाहता है, जिस व्यक्ति को जितना, जो क्षेत्र जीतते जाते तो चाहता है कि अपना क्षेत्र और आगे विस्तार करते जाए, तो ये अपना आक्रमण रोकता नहीं, वो हमेशा क्या करते रहता है, आक्रमण करते रहता है। अब आगे देखिए, अब किस क्षेत्र में आक्रमण करेगा। अब 1181 ईस्वी में, 1181 ईस्वी में 1181 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण कर देता है। अब गौरी जो था, इधर वाले क्षेत्र लाहौर वाले क्षेत्र में क्या हो गया, इसका जीत हो रहा था, तो बहुत काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र को अपने में कंट्रोल कर रहा था। अब अपना ये विस्तार अब इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कर लिया था। अब सिर्फ इस क्षेत्र में जो मिड पॉइंट है, इधर इस क्षेत्र में करना बहुत बचा हुआ था इसका। अब इसका ध्यान किधर है, अब इस क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए वो नीति बना रहा होगा।
आक्रमण यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, गौरी का विजय हो गया। ठीक, उसके बाद 1189 ईस्वी में 1189 ईस्वी में गौरी भटिंडा जो कहाँ पे है, पंजाब में, पंजाब के क्षेत्र में क्या करता है, आक्रमण कर देता है, भटिंडा वाले क्षेत्र पर आक्रमण कर देता है। और इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, गौरी का जीत हो जाता है। भटिंडा का जो पुराना नाम था, पहले जानते थे, वर्तमान में पंजाब जानते हैं, लेकिन पहले जानते थे तबर हिंद करके जानते थे, तबर हिंद नाम करके इसको जानते थे, पुराना नाम इसका था, पुराना नाम। ठीक है, अब गौरी काफ़ी क्षेत्र में अपना साम्राज्य को विस्तार कर चुका था। अब इसका जो मुकाबला होने वाला था वो बहुत ही प्रतापी शासक के साथ होने वाला था, जिसे हम लोग जानते हैं पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस समय इधर स्थिति क्या था सो जान लेते हैं सबसे पहले। अब इस क्षेत्र में तो इतना आक्रमण कर लिया, अब एक प्रतापी शासक अजमेर के शासक से उसका आक्रमण होने वाला है। थोड़ा दिखने में विलम्ब हो रहा होगा आप सभी को, क्योंकि लाइट चली गई है, तो कोई बात नहीं। तो अजमेर, अब उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अब प्रतापी शासक से क्या होगा, उसका भिड़ंत होगा। और इसके साथ भिड़ंत होने से पहले इस क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान जो थे, उनको इस शासक के द्वारा क्या संबंध था, कैसा उसके साथ संबंध था, यानी अच्छा था या फिर खराब था शासकों के द्वारा, उसके बारे में जान ले तो उसके बाद हम लोग जानेंगे। अब ये आक्रमण करते हैं 1191 ईस्वी में। ये आक्रमण तो सभी को जानते हैं, हम लोग जानते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, इसके बारे में तो सभी को पता होगा कि बहुत इसके बारे में सभी को चर्चा कर लिए होंगे और जानते भी होंगे। तो इरेज कर देते, उसके बाद हम लोग जानते हैं आगे भारत की स्थिति में जान लेंगे इन राजाओं के द्वारा पृथ्वीराज चौहान का कैसा व्यवहार था, क्या उन लोग से क्या संबंध अच्छे थे या फिर खराब। इरेज कर देते हैं। रफ मैप है, चलिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना है। तो हम लोग जानते हैं इस क्षेत्र में अजमेर कहाँ है, राजस्थान वाले क्षेत्र पे अजमेर, और यहाँ पे एक ये तो राजस्थान वाले क्षेत्र में हुआ, इधर गुजरात वाले क्षेत्र में कौन थे, गुजरात। जो माउंट आबू युद्ध जो भीमराव द्वितीय के दो क्षेत्र में लड़ा गया, तो माउंट आबू में लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो शासक थे कौन थे, भीमराव द्वितीय। और दिल्ली के क्षेत्र में भी शासक था, इन्हीं का शासन था, कन्नौजा के यहाँ पे थे, गढ़वाल वंश के शासक थे जयचंद। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान, अब पृथ्वीराज चौहान जो थे, इन तराइन के प्रथम युद्ध में ये कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। इस युद्ध में इन दोनों शासक ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिए थे। इसका मुख्य कारण था, जब
कारण जान लेते क्यों नहीं साथ देते हैं इसको। क्योंकि जब कनौजा के शासक इसके जयचंद 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 की पुत्री थी संयोगिता। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। मार्कर थोड़ा इंक खत्म हो गया लग रहा है। पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता। ठीक है। संयोगिता का विवाह हो रहा था, किसी राजा के साथ संयोगिता का क्या हो रहा था? विवाह हो रहा था। तो उस विवाह में जयचंद की जो पुत्री संयोगिता थी, वो पृथ्वीराज चौहान जो थे उसको विवाह में या फिर स्वयंवर जब होता है स्वयंवर, तो उसमें क्या किए थे? इस संयोगिता को उठा करके यानी अपहरण करके अपने क्षेत्र में ले गए थे और उनसे विवाह कर लिए थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। इससे क्या होता है, जो कनौजा के जो शासक हैं, कनौजा के शासक जयचंद वो काफ़ी नाराज हो जाते हैं। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और साथ जो होता है वो साथ नहीं देते हैं। अब इससे तो संबंध तो पृथ्वीराज चौहान ने तो क्या किया? खराब कर लिया। अब इसके बारे में जान लेते हैं। भीमराव द्वितीय क्या कारण था जो अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं दिया था? इसका मुख्य कारण था माउंट आबू में, गुजरात का एक क्षेत्र पड़ता है माउंट आबू। माउंट आबू के क्षेत्र में एक कन्या, एक इच्छनी राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी। जब भीमराव द्वितीय गुजरात के क्षेत्र में इच्छनी राजकुमारी को देखा था पहली बार, तो भीमराव द्वितीय को क्या हो गया? तो उससे प्रेम हो गया था। तो लेकिन जो इच्छनी राजकुमारी थी वो भीमराव के प्रति किसी तरह का कोई प्यार उसके प्रति नहीं था, जिससे जब पृथ्वीराज चौहान इस क्षेत्र की ओर आया तो इच्छनी राजकुमारी से क्या कर लिया? इससे विवाह कर लिया। जिससे लेकिन इसका जो ये जो चाहती थी इच्छनी राजकुमारी, वो पृथ्वीराज चौहान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, जिसके कारण से भीमराव द्वितीय पृथ्वीराज चौहान से काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए, क्योंकि एक दूसरे का प्यार कोई और ले जा रहा है। लेकिन इसको ये पता नहीं, भीमराव द्वितीय को ये पता नहीं था कि ये हमसे भी क्या प्रेम नहीं करती थी। ये प्रेम किससे करती थी? पृथ्वीराज चौहान से करती थी। तो यहाँ इस क्षेत्र में ऐसा हुआ, गुजरात के शासक से ऐसा अपना संबंध खराब कर लिए, इधर खराब कर लिए। अब दिल्ली के क्षेत्र में, दिल्ली जो इस क्षेत्र है, दिल्ली क्षेत्र, वो तोमर शासकों ने दिल्ली को क्या किया था? बसाया था। दिल्ली को क्या किया था? एक स्थापना किया था। अजमेर का जो पृथ्वीराज तृतीय जो हैं, इस दिल्ली के क्षेत्र में व्यवहारिक संबंध था, इसीलिए इनका जो पृथ्वीराज तृतीय के जो नाना थे, इनके नाना जो थे वो क्या थे? इस क्षेत्र के राजा थे उस टाइम। तो इस क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे उनके कोई पुत्र नहीं थे, जिसके कारण इस क्षेत्र में जितना भी कार्यभार है, इस राज्य का जो दिल्ली का क्षेत्र में जो राज्य था उसका जो कार्यभार था वो सारा किसको सौंप दिया गया था? पृथ्वीराज चौहान को ही सौंप गया था। कि इस क्षेत्र पूरा किसका था? क्योंकि ये क्षेत्र क्या है, इसमें कोई वंश नहीं होने के कारण इस क्षेत्र को पृथ्वीराज को हाथ में दे दिया गया था। अब ये पूरा क्षेत्र किसका था? पृथ्वीराज चौहान का। अब जानते हैं क्या तराइन का प्रथम युद्ध होने का क्या कारण होता है, राइट? इतना तो ये सिनेरियो इधर समझ तो आप सभी को आ ही गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध शुरू करने से पहले हम लोग जान जाते हैं कि क्या इसमें कारण था। क्या कारण था जो अजमेर के क्षेत्र में आक्रमण किया गौरी ने? देखो, गौरी जब 1189 ईस्वी में भटिंडा, पंजाब के क्षेत्र भटिंडा वाले क्षेत्र में जब आक्रमण किया था, तो ये क्षेत्र बेसिकली इधर देखिए, ये क्षेत्र किधर था? यहाँ पे था। तो यहाँ पे
पंजाब के क्षेत्र इधर ही था, इस क्षेत्र में आक्रमण कर दिया, जिसके कारण से, और ये क्षेत्र अजमेर के शासक के क्षेत्र में ही अंतर्गत में ही आता था। अब इस क्षेत्र में आक्रमण किया गौरी, जिसके कारण से अजमेर के शासक थे उसको ये अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो जान रहा था कि गौरी अब क्या करेगा, ये पूरे क्षेत्र को कब्जा कर लेगा, जिसके कारण से एक युद्ध होता है तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में मुख्य किरदार जो निभाते हैं वो हमारे पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निभाया जाता है, क्योंकि इस युद्ध में भी क्या होता है, गौरी का हार हो जाता है। हार का कारण देखिए क्या होता है, क्या कि ये जो माना जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो बहुत ही प्रतापी शासक थे। एक वो क्या थे, राजपूत थे, राजपूत का तो बात ही अलग होता है, और ये क्या थे, बहुत ही प्रतापी थे। जब गौरी इस क्षेत्र में आक्रमण किया, पंजाब में तो कब्जा कर लिया था, इस क्षेत्र में आक्रमण करता है, तो इसके पीछे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय इनका नाम था। इनके दिल्ली के जो 2 गवर्नर आते हैं, दिल्ली के साथ, इनके साथ युद्ध में दिल्ली के गवर्नर, एक था गोविंद राज तोमर और एक था चामुंड राय, गोविंद राज तोमर और चामुंड राय, ये दोनों थे। इसको इरेज कर, ये तो समझ में आ गया होगा आप सभी का, इरेज कर दे, इसको जरूरी नहीं है क्योंकि बोर्ड छोटी है थोड़ा। अब इधर जानते हैं, इधर हम लोग जानते हैं गौरी के बारे में, इधर गौरी के बारे में लिखते हैं। गौरी, मोहम्मद गौरी। जब गोविंद राज तोमर, अब यहाँ पे कैसा स्थित है, तराइन के क्षेत्र में, अब दोनों एक आमने सामने आते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। अब तराइन वाले क्षेत्र पे आते हैं लोग, तब इधर से जाता है क्या, गोविंद राज तोमर, ये हमारा मान लेते तराइन का क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में कौन आते हैं, इधर से गोविंद राज तोमर, इधर से मोहम्मद गौरी, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में आमने सामने होते हैं। अब जब गोविंद राज तोमर इन दोनों के साथ आमने सामने होते हैं, तो गौरी ने इसके साथ युद्ध करते हैं, तो गोविंद राज तोमर थे, इनको युद्ध में क्या हो जाता है, 2 दांत तोड़ देते हैं, माना जाता है। ये जब युद्ध करते थे इसका 2 दांत तोड़ देते हैं, कौन, गौरी। अब ये क्या करता है, बिखिया जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है। अब क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को जैसे ही बात पता चला, क्योंकि मेरी गवर्नर जो गोविंद राज तोमर, उनको क्या किया, ये घायल कर दिए, तो पृथ्वीराज तोमर अब क्या करते हैं, पृथ्वीराज तोमर, पृथ्वीराज चौहान अब क्या करते हैं, अब इन दोनों में क्या होता है, भिड़ंत होता है। अब इन दोनों में भिड़ंत होता है, इस युद्ध में गौरी की क्या हो जाता है, गौरी का हार हो जाता है। ये गौरी का दूसरा हार था, बाकी सारे क्षेत्र में कब्जा कर चुका था, ये दूसरी हार हो जाता है। फिर वापस ये कहाँ चला जाता है, ये वापस कहाँ चला जाता है, अपने राज में चला जाता है, ठीक है, भाग करके चला जाता है। अब यहाँ पे बोला जाता है कि अब क्या होगा, फिर जो गौरी हारा, मोहम्मद गौरी हारा, अब इसका बदला तो लेगा ही पृथ्वीराज चौहान से, क्योंकि इसको पता है कि जब ये हारता है, कोई आदमी जब कोई चीज़ में हारता है तो उसमें एक अलग उत्तेजना बढ़ जाता है किसी को हराने के लिए। अब गौरी वापस चला गया और क्या करने लगा, वापस जाने का, अपने राज्य जाने का, और ये युद्ध, फिर से युद्ध के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया, युद्ध के लिए तैयारी। अब बताइए, जब ये युद्ध में हारा तो इस समय एक पृथ्वीराज चौहान जो थे, एक बहुत बड़ा चाहते तो यहीं पे गौरी को मार सकते थे, एक बहुत बड़ा ये क्या किया, गलती किए। जब ये युद्ध में हारे थे कौन, गौरी, तो पृथ्वीराज चौहान को क्या करना चाहिए था, उसको वहीं पे क्या करना चाहिए, उसका अंत कर देना चाहिए था।
एक पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है कि जब गौरी युद्ध में हारा था तो पृथ्वीराज चौहान गौरी को छोड़ दिए थे, ठीक है। और जब गौरी यही वापस अपने साम्राज्य में गए तो दूसरे युद्ध के लिए अब क्या कर रहे थे, अपने को प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान क्या करते, युद्ध की खुशी में अपना जश्न मना रहे थे। अपने सैनिकों में क्या था, उत्तेजना था कि हम लोग युद्ध क्या किए, जीत लिया, अब गौरी वापस से नहीं आएगा। लेकिन इन लोगों को क्या पता था, जो व्यक्ति एक बार युद्ध में हारता है उसको खुद ही वो फिर दूसरे युद्ध के लिए किस तरह से अपना सैनिकों को खड़ा करता है, किस तरह वो युद्ध अगले के लिए प्रिपेयर करता है, वो हारने के बाद ही पता चलता है किसी व्यक्ति को। अब ये पृथ्वीराज चौहान जो थे, अब ये तो युद्ध में हार गए प्रथम युद्ध में। अब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में क्या लगता है किसकी विजय होगी? बेसिकली जब एक आदमी युद्ध में हारता तो आप लोग को पता ही है, आप लोग भी लड़ाई किए होंगे। फर्स्ट टाइम जब किसी से हार जाते होंगे तो क्या करते हैं, दूसरी बार उसको अच्छी तरह से धोने का कार्य करते होंगे, योजना बना करके उसको धोते हैं। तो उसी तरह क्या होता है, तराइन का दूसरे युद्ध में इधर से कौन जाता है, सबसे पहले युद्ध करने से पहले गौरी, इस युद्ध करने से पहले इधर कौन थे, पृथ्वीराज चौहान, और इधर से होंगे गौरी, ठीक है। अब क्या करेगा गौरी सबसे पहले क्या करता है, अपने राज्य से पृथ्वीराज को एक पत्र भेजता है, पत्र भेज करके बोलता है कि हम लोग क्या करना चाहिए, आपस में संधियां कर लेनी चाहिए कि हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान गौरी से संधि करने के लिए राजी नहीं हुआ। एक सबसे बड़ी गलती थी, पहला गलती तो कर चुका था, इसमें भरा था, घमंडी भरा हुआ था, क्योंकि हमने तो एक बार तो गौरी को तो हरा दिया है, अब आएगा तो क्या इसको फिर से धो देंगे। लेकिन इनको क्या पता था कि गौरी अगर जो योजना बना करके आ रहा है हमारे क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए, वो बहुत ही भयानक योजना बना करके आ रहा है। तो अब जब गौरी इस क्षेत्र में आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान को जब पत्र लिखा तो इस साथ में इन्होंने क्या किया, ये मना कर दिया, मतलब पत्र को एक्सेप्ट नहीं किया। अब आ जाते हैं तराइन के द्वितीय, फिर इसी क्षेत्र में दोनों का भिड़ंत होता है। अब इस भिड़ंत में जो गौरी थे रात के क्षेत्र में था, तब अब इस क्षेत्र में आने से पहले क्या कर रहे थे, रात का क्षेत्र हो गया तो दोनों क्षेत्र में क्या थे, इधर गौरी का सैनिक थे, इधर पृथ्वीराज चौहान के। इन दोनों क्या करते हैं, मसाल समझते हैं ना, आग में लकड़ी में जो रहता है डाल करके जो जलाया जाता है उसी को मसाल बोलते हैं। तो इस क्षेत्र में मसाल जला कर क्या कर रहे थे, उसकी सेना आराम कर रहे थे, जश्न मना रहे थे इस क्षेत्र में, तराइन वाले क्षेत्र युद्ध करने से पहले, क्या कि रात के समय था तो दोनों क्या किया, अपने क्षेत्र की ओर रुक गए। अब इस क्षेत्र में क्या करते, सारे रुक करके जश्न मना, कोई सो रहा था, कोई जश्न मना रहा था। अब रात के समय में जश्न मना रहा था और ये क्या कर रहा था ना, युद्ध का योजना बना रहा था गौरी के सैनिकों ने। अब जैसे ही सुबह हुआ, गौरी के सैनिकों ने क्या किया, आक्रमण कर दिया उसी सुबह होते ही। और इस समय क्या था, गौरी पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिकों थे वो क्या थे, प्रिपेयर सही से इस क्षेत्र में नहीं थे, क्योंकि वो अभी कोई व्यक्ति सो करके उठेगा, उसको तुरंत युद्ध में धकेल दीजिएगा तो क्या वो सही तरीके से युद्ध कर पाएगा, पॉसिबल नहीं है। अब ये इनके सैनिक क्या किया, अचानक उठे, इधर से होकर के प्रिपेयर होकर सीधा क्या कर दे, आक्रमण कर दे, जिसके वजह से पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, इस युद्ध में इनका हार हो जाता है और इनका जीत हो जाता है। अब देखिए, जब गौरी इस युद्ध में जीतता है तो माना जाता है कि गौरी को क्या करते हैं, पकड़ करके ले जाते हैं, अपने गजनी ले जाते हैं, गजनी के क्षेत्र में। जब गजनी लेकर के जाते हैं, यहाँ तक तो सिनेरियो समझ में आ गया होगा, इसको रेज कर देते हैं। अब क्या होता है, अब तो तराइन के दूसरे युद्ध में क्या हो गया, गौरी पृथ्वीराज चौहान का क्या हो गया, युद्ध में हार हो गई।
अब क्या करता है, गौरी है वो पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेकर के चला जाता है। राइट। अब इस क्षेत्र में जाता है जब गौरी, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं सही से। गजनी में अब क्या होता है, गौरी का युद्ध में तो विजय हो गया। जब गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने राज्य में लेकर के जाता है, तो अपने दरबार जो होता है, जहाँ पे दरबारी सारे सेना बैठते हैं, जहाँ पे डिस्कशन होता है दरबार में, तो उस क्षेत्र में क्या किया जाता है, गौरी को बंदी बना पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर उस दरबार में पेश किया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि जब गौरी पृथ्वीराज चौहान से बात कर रहे थे, अपने सिंहासन में बैठ करके जब गौरी को क्या बोले, अब बात करते गौरी से, तो गौरी बात करना चाहती पृथ्वीराज चौहान से। जब पृथ्वीराज चौहान दरबार में पहुंचा, तो पृथ्वीराज चौहान का जो देखने का नज़रिया था वो एक कैदी के जैसा नहीं था। वो हमेशा सर ऊपर करके क्या कर रहे थे, गौरी की ओर देख रहे थे पृथ्वीराज चौहान। तो गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि तुम अब कैदी हो, अब अपने तुम सर नीचे करके हमसे क्या करो, रखो, क्योंकि तुम अब क्या हो, मेरी बंदी हो, तो बंदी अब जो राजा बोलेगा वही कैदी को करना होगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। राइट। जिससे गौरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के पश्चात गौरी ने पृथ्वीराज चौहान का जो दोनों आँख थे वो फोड़ दिए, क्योंकि चौहान जो राजपूत होते हैं, बोला जाता है राजपूत कभी भी हार नहीं मानते हैं, इसी वजह से वो अपने सर को क्या करते हैं, हमेशा ऊपर करके गौरी से बात कर रहे थे। तो इस तरह गौरी क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान का दोनों आँख फोड़ देते हैं। अब ये बात जैसे ही अजमेर के क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य में एक दरबारी रहता था जिसका नाम था चंद्रबरदई। ठीक है, चंद्रबरदई। ठीक है, इनकी किताब में लिखा था, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, पृथ्वीराज रासो। ये पुस्तक के बारे में पूछता है, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन थे, किसने लिखा था, तो चंद्रबरदई ने। ठीक है, इसको याद रखना। चंद्रबरदई ने जब ये सूचना चंद्रबरदई को मिला कि पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया गया, दोनों आँख फोड़ दिया गया, तो ये क्या करते हैं, गजनी की ओर जाते हैं। गजनी के जैसे ही पहुंचते हैं तो पृथ्वीराज चौहान को जब देखते तो देखा कि वाकई में इनके दोनों आँख एक माना जाता है। राइट। तो देखा कि रियलिटी में इसका दोनों आँख क्या कर दिया गया, फोड़ दिया गया। तो ये बात फिर क्या करते हैं, गौरी से बोलते हैं, कौन, चंद्रबरदई कहते हैं कि आप इनको कितने भी आँख फोड़ दे, ये शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। ये बात जैसे ही चंद्रबरदई गौरी को कहा, वैसे उसके साम्राज्य में जितने भी व्यक्ति लोग बैठे थे वो जोर जोर से क्या करने लगे, हंसने लगे, और कहा कि ऐसा कोई भी संभव, ऐसा कार्य कोई कर ही नहीं सकता। कोई आँख फोड़ देगा, उसको मारने के लिए बोलेगा तो कोई मार पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो वैसा माना जाता है। लेकिन जब ये बात गौरी को बोला तो गौरी मजाक लेकर के उसको क्या कर दिया, उड़ा दिया। तो ये बात उसको प्रैक्टिकली उसको प्रूव करने के लिए गौरी ने क्या किया, उसको बांध दिया, तीर बांध दिया, और उसमें रियलिटी में शब्द भेदी बाण चला करके गौरी को वहाँ पे क्या कर दिया, पृथ्वीराज चौहान ने हत्या कर दी। इस तरह गौरी की मृत्यु हो जाती है। ये बोला जाता है एक काल्पनिक है, इसको माना जाता है, एक रियलिटी है, इसको अभी तक 100% कोई प्रूफ नहीं कर पाया। राइट। तो ये तो हो गया, इधर तो हो गया। अब जानते इधर गौरी के साथ इनके दो गुलाम आते हैं युद्ध में। जब तराइन का युद्ध रहता उस टाइम क्या थे, दो गुलाम आते थे, एक था कुत्तू, और गौरी का भी ये तो था इधर सिनेरियो युद्ध करने से पहले। तो एक युद्ध और जान लेते हैं इससे। गौरी ने एक और युद्ध लड़ा था, दो युद्ध और लड़ा था। एक था 1194 ईस्वी में, इसके बारे में जान लेते हैं। इस युद्ध को बोला था चंदावर का युद्ध।
चंदावर का युद्ध, ठीक है, चंदावर का युद्ध। यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? गौरी और जयचंद, कनौजा के शासक, इसके बारे में जान चुके हैं, शासक, राइट। इस युद्ध में जब इन दोनों भिड़ंत होता है चंदावर के क्षेत्र में, तो इसमें क्या हो जाता है, इसका जयचंद का हार, इसका गौरी का विजय हो जाता है। ये इसमें ज़्यादा जानना नहीं है क्योंकि इसके बारे में लोग जान चुके हैं। 1194 ईस्वी में इसका भी क्या हो जाता है, जयचंद का भी हार हो जाता है। गौरी का जो अंतिम युद्ध था, अंतिम युद्ध किसका? गौरी का, ठीक है। ये अंतिम युद्ध खुखरों के विरुद्ध लड़ा था, विरुद्ध, ठीक है। कब लड़ा था? 1205 ईस्वी में अंतिम युद्ध लड़ा गया था गौरी के द्वारा, जो खुखरों के विरुद्ध में लड़ा गया था। तो एक मृत्यु कब हो गया था गौरी का? मृत्यु इस युद्ध में क्या हो गया था? 1200 में घायल हो गया था, माना जाता है घायल। कुछ और बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। कोई बोलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मारे, कोई 1205 ईस्वी में खुखरों के युद्ध में घायल हो गया था, ठीक है। ये क्या हो गया इसमें? 1206 ईस्वी में इनका घायल होने के कारण इनकी मृत्यु हो गया था 1206 में, ठीक है। तो ये यहाँ तक गौरी के बारे में था। जब गौरी इस क्षेत्र में, चंदावर के क्षेत्र में जयचंद से विरुद्ध युद्ध करता है, तो यहाँ पे एक दो कार्य किए थे इन्होंने, गौरी ने दो कार्य किए थे इस क्षेत्र में। इन्होंने लक्ष्मी देवी का चांदी का सिक्का चलवाया था, सिक्का, ठीक है, ये याद रखिएगा, चांदी का सिक्का चला था गौरी जब विजय हुआ था, ठीक है, गौरी का। साथ ही गौरी ने कलमा खुदवाना शुरू किया था। इस खुशी में जब गौरी ने जयचंद, कनौजा के शासक जयचंद को पराजित किया था, उसी के खुशी के उपरांत में क्या किया था, लक्ष्मी देवी को चांदी का सिक्का चलवाया था और कलमा खुदवाना शुरू किया था। ये दो कार्य किसने किया था? गौरी ने ही शुरू किया था। और गौरी के 1205 में खोखरों के विरुद्ध में घायल हो गया, तो 1206 में गौरी की मृत्यु हो गई, ठीक है। जब गौरी भारत के क्षेत्र में है, रफ डायग्राम में छोड़ो ना, तो अच्छा, जब गौरी इस क्षेत्र की ओर कब्जा कर लिए पूरा, अब गौरी के इस क्षेत्र में था, इस क्षेत्र में बिहार वाले क्षेत्र में आते हैं दो एक, और इसके साथ इस युद्ध में गौरी के साथ क्या आता है, युद्ध करते हैं। सबसे पहले यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा सबके। अब जानते हैं, जब गौरी तराइन का युद्ध कर रहा था, गौरी के साथ दो गुलाम आते हैं, इनके गौरी के गुलाम थे दो, युद्ध में साथ में आए थे, तराइन के युद्ध में साथ में आए थे। दो गुलाम थे, एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, और एक दूसरा था बख्तियार खिलजी। ये दो गुलाम आते हैं। अब क्या होता है, इस क्षेत्र में कब्जा करने के बाद, अब इस क्षेत्र में जब मृत्यु हो गई, इस क्षेत्र किसको प्रभार सौंप कर चला गया? गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को। वहाँ के अमीरों ने क्या किया था, इस क्षेत्र में किसको बना दिया था वंश में, इस कुतुबुद्दीन इसमें बैठा दिया था, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और वहाँ के लाहौर के जो अमीरों थे वो क्या कर किए, फिर कुतुबुद्दीन को वहाँ का एक नया वंश के बारे में उदय करने का सजेशन दे गया, कि बोला कि आप इस क्षेत्र में अपना क्या कीजिए, एक नया वंश को शुरू कीजिए, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इस क्षेत्र में क्या कहते हैं, एक नया वंश, मामलुक
वंश या फिर गुलाम वंश, गुलाम वंश की क्या किया, स्थापना किया। अब इसका जो दूसरा गुलाम था वो कहाँ चला जाता है, बिहार वाले क्षेत्र की ओर, जो हम लोग जानते हैं। इस क्षेत्र में क्या करता है, बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय पे क्या करता है, तोड़फोड़ करता है और ध्वस्त करता है। ठीक है, आगे बढ़ के सारे क्या करते हैं, बख्तियार खिलजी में इस क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को करता पूरा तोड़फोड़ करके एक कर देता है। राइट, तो हम लोग जाना कि किस तरह गौरी ने भारत के क्षेत्र में आक्रमण कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि गजनवी जो था वो भारत के क्षेत्र में किसी तरह का साम्राज्य विस्तार नीति के लिए नहीं आया था, नीति लेकर के नहीं आया था। लेकिन गौरी जो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, हम लोग जाने कि किस तरह इस क्षेत्र में कितने आक्रमण किए, किस तरह भीमराव पृथ्वीराज चौहान को किस तरह युद्ध में पराजित किया, किस तरह घायल हुए, किस तरह उनकी मृत्यु हुआ। ठीक है, और किस तरह एक नया वंश का भारत के क्षेत्र में, भारत के मध्य के क्षेत्र में एक दिल्ली के क्षेत्र में नया वंश का उदय होता है, जो हम लोग जानते हैं मामलुक वंश, गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। राइट, तो इसके बारे में हम लोग जाना किस तरह गौरी का भारत के क्षेत्र में आक्रमण करना था, तो हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, एक अब नया वंश जो है दिल्ली के क्षेत्र में, मामलुक वंश, गुलाम वंश, किस तरह दिल्ली सल्तनत का विकास होता है, भारत के क्षेत्र में स्थापना होता है, उसके बारे में अब क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये तो था बाहरी आक्रमण भारत के क्षेत्र में। अब भारत के क्षेत्र में नया वंश का उदय हो रहा है, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। राइट, तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।